नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विद मंतोष में। आज हम लोग आप लोगों के लिए फिर लेके आए हैं बीपीएससी ट्राई 3.0 6 से 8 के लिए सोशल साइंस का एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पूरा निचोड़। ठीक, आइए देख लेते हैं कि आज क्या है। और ये सब पेपर देने से पहले एक बार और बस रिवीजन मान लीजिएगा, सब क्लियर हो जाए, क्योंकि पढ़े तो ही हैं आप लोग, जो बस आप लोगों को देखना ही है। देखिए, इसके पहले मैं 2 वीडियो इस पे बना चुका हूँ, आज ये तीसरी वीडियो है, जिसमें आज दिया है कि सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना है। क्या है? नगर योजना। ये चीज पॉइंट नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आप, नोट कर लीजिए। इनकी नगर योजना में सड़कें सीधी एवं नगर सामान्य रूप से चौकोर होते थे। ये चौकोर शब्द पूछा है, इसको भी आप नोट करके रख लीजिए, पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी की ये लाइन है। अगला है कि सड़कें और गलियां निर्धारित योजना के अनुसार बनाई गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, कहाँ पे? समकोण पे, समकोण पर काटती हुई जाल से प्रतीत होती थी। इस समकोण शब्द याद करके रखिए। ठीक, अगला देख लीजिए। आमतौर पर नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था। किस सड़क से होता था? पूर्वी सड़क से होता था। और जहां यह सड़क प्रथम सड़क से मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्कल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऑक्सफोर्ड सर्कल। ठीक, जहां ये प्रथम सड़क आके मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्कल कहा जाता था। पूछ सकता है कि ऑक्सफोर्ड सर्कल किसे कहा जाता था, तो वहां पे प्रश्न में रख देगा कि जहां पे प्रथम सड़क मिलती थी। चलिए अगला देख लीजिए। जल निकासी प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी, जो अन्य किसी भी समकालीन सभ्यता में प्राप्त नहीं होती। जल निकासी प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी, जो अन्य किसी भी समकालीन सभ्यता में प्राप्त नहीं होती है। ठीक, उन लोगों का जल निकासी बहुत सही था। सड़कों के किनारे की नलियां ऊपर से ढकी होती थी और घरों का गंदा पानी इन्हीं नलियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। ठीक, जिसकी आज व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी पूरा भी हो नहीं पाया है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं लोग। शहरों में लगभग थोड़ा थोड़ा हो भी गया है, कुछ है बाकी। नलियों के निर्माण में मुख्यतः ईंट और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था। किसका? ईंट और मोर्टार का। कहीं कहीं पर चूने और जिप्सम का भी प्रयोग मिलता है। चूने और जिप्सम का भी प्रयोग मिलता है। भवनों के निर्माण में मुख्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन कुछ स्थलों जैसे कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। ये 2 चीजें याद करके रखिए। ठीक, पूछेगा कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो कालीबंगा और रंगपुर। अगला देखिए। सभी प्रकार की ईंटें सुनिश्चित अनुपात में बनाई गई थी और अधिकांशतः आयताकार थी। कैसी थी? आयताकार थी। इनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1 है। ठीक, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला है, सिंधु सभ्यता के प्रायः सभी नगर को 2 भागों में विभाजित थे। इनके जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे। पहला भाग जो था वो प्राचीर युक्त मतलब दुर्ग कहलाता था। ठीक, प्राचीर युक्त मतलब दुर्ग कहलाता था। दूसरा भाग जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे, निचला नगर कहलाता था। वो क्या कहलाता था? निचला नगर कहलाता था। चलिए अगला देखते हैं। घरों का निर्माण सादगीपूर्ण ढंग से किया जाता था। उनमें एक रूपता थी। सामान्यतः मकान छोटे होते थे, जिनमें 4 से 5 कमरे होते थे। ठीक, ये तो
उसका सीटेट का लाइन है। कमरे कितने होते थे? 4 से 5। ठीक, बाकी इसका भी पैटर्न थोड़ा थोड़ा उसी से है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है कि पूछ सकता हो कथन कारण अगर रखेगा तो। अगला है कि प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई तथा एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष मिले, लेकिन ये चीज याद करके रखिएगा कि उनके घर में आंगन, रसोई घर और स्नान घर जरूर होता था। कुछ जगह से कुओं के भी अवशेष मिले हैं। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता में कुछ सार्वजनिक स्थल भी मिले हैं, जैसे स्नान गृह और अन्नागार। ये 2 चीजें सार्वजनिक भी मिली हैं। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल वहां का विशाल स्नानागार था। ठीक, कहाँ का? मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल जो है वो विशाल स्नानागार है। अगला, कुछ बड़े आकार के भवन भी मिले हैं, जिनमें 30 कमरे बने होते थे। 2 मंजिल भवनों का निर्माण भी कहीं कहीं मिलता है। ठीक, अगला है कि स्वच्छ और सफाई का ध्यान रखते हुए घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे खुलते थे। ये लोग जो है स्वच्छ सफाई का ध्यान रखते थे, और इनका जो है मुख्य द्वार पर सड़क के जो घरों का दरवाजा वो नहीं खुलता था, पीछे की तरफ खुलता था। ठीक, चलिए अगला देखिए, धौलावीरा एक ऐसा नगर है जिसमें नगर 3 भागों में विभाजित था। ठीक, धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार मिला है। ठीक, विशाल अन्नागार भी मिला है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार भी मिला है, अभी पीछे बात हुआ था, जो 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा है। संभवतः यह सार्वजनिक स्थल था। ठीक, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा में भी इस तरह के अन्नागार मिले हैं, पर वे आकार में छोटे हैं। इनकी लंबाई 15.23 मीटर तथा चौड़ाई 6.9 मीटर है। अगला देखिए, यह है लिपि से प्रश्न। हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक आकार, जो सीलखड़ी से बनी आयताकार मोहरों तथा तांबे की गुरिकाओं पर मिलते हैं। ठीक, हड़प्पा भाव चित्रात्मक है। ये चीज देख लीजिएगा, चित्रात्मक। हड़प्पा भाव चित्रात्मक है। उनकी लिखावट क्रमशः दाईं से बाईं की ओर की जाती थी। किधर से किधर की जाती थी, ये तो बनता है प्रश्न। दाईं से बाईं की तरफ की जाती थी। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। आगे है कि बिहार के कुछ विद्वान अरुण पाठक, N.K. वर्मा, सिंधु सभ्यता की लिपियों का संथाल की लिपि से संबंध स्थापित किया है। किससे किया है? सिंधु घाटी की जो लिपियां हैं वो संथाल की लिपियों से किया है। उन्होंने संथाल आदिवासियों से अलग अलग ध्वन्यात्मक संकेतों वाली 216 मोहरें प्राप्त की हैं, जिनके संकेत चिन्ह सिंधु घाटी में मिली मोहरों से काफी मेल खाते हैं। ठीक, ये बिहार के SCERT में ये लाइन दी गई है। सिंधु सभ्यता की लिपि मूल रूप से भारतीय, इसका पश्चिम एशिया आदि की सभ्यताओं की लिपियों से कोई संबंध नहीं। ठीक, अन्य स्मरणीय तथ्य क्या है? जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला पूछा हुआ है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। लोथल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, लोथल है कहाँ? गुजरात में। बनावली से अच्छे किस्म के जौ, सरसों और बिल मिले हैं। ठीक, कहाँ से? बनावली से। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लोथल और कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड। ठीक, कालीबंगा और बनावली में 2 सांस्कृतिक धाराओं प्राव हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के दर्शन होते हैं।
हड़प्पा काल में व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। क्या था? वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु का ये लोग लेन देन करते थे। ठीक, एक वस्तु जिसके पास ज़्यादा होती थी तो वो दूसरा वस्तु दूसरे से लेने के लिए अपना वस्तु देता था, उससे लेता था। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से बने थे। किससे बने थे? कच्ची ईंटों से बने थे। ठीक, और आगे, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। कहाँ से? लोथल से। हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल तथा सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो, लोथल और सुरकोटदा। ये सुरकोटदा सब जो है ये पूछा हुआ है, जो है ये ऑप्शन में तो नहीं रखा था दो, लेकिन इसको रख के प्रश्न बना हुआ है। ठीक, क्योंकि घोड़े की नाल पूछा था, घोड़े का नाल कहाँ से मिला है, तो घोड़े की नाल जो है सुरकोटदा वहां पे ऑप्शन में रखा था, इसी को सही माना था। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक, जो हम स्वास्तिक चिन्ह है वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। चन्हुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चन्हुदड़ो से वक्राकार ईंटें मिली हैं, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि चन्हुदड़ो से कहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं, तो चन्हुदड़ो से मिली हैं। ठीक, आगे है, हड़प्पा सभ्यता का परवर्ती काल रंगपुर तथा राजदी में परिलक्षित है। ठीक, और आगे देखिए, यह है आर्थिक सभ्यता। अब आर्थिक सभ्यता का है वो भी देख लीजिए। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, किंतु पशुपालन और व्यापार भी प्रचलन में था। इनका सबसे अर्थव्यवस्था अधिक कौन सी प्रचलित थी? वो थी कृषि क्षेत्र। ठीक, इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, चावल, कपास व सब्जियों का उत्पादन करते थे। ठीक, और आगे, सर्वप्रथम कपास के उत्पादन का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही प्राप्त है। यूनानियों ने इसे सीडोन कहा था। क्या कहा था? सीडोन। सीडोन शब्द याद करके रखिए। हड़प्पाई लोग सभ्यता लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला है कि पशुपालन कृषि का सहायक व्यवसाय था। लोग गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सूअर और कुत्ते को पालते थे। ठीक, वाणिज्य व्यापार बैलगाड़ी और नावों से संपन्न होता था। जो इन लोगों का वाणिज्य व्यापार है वो बैलगाड़ी और नाव से होता था। ठीक, ये चीज दो याद कर लिखिए, बैलगाड़ी और नाव। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल सिंधु सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक नगर थे। व्यापारिक नगर प्रश्न पूछा हुआ है, कौन कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। ठीक, अगला, सिंधु सभ्यता का व्यापार सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं अपितु मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशियाई देशों से भी होता है। किससे किससे होता है? मध्य एशियाई देशों से भी होता है। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। सैंधव वासियों का व्यापारिक संबंध ईरान, अफगानिस्तान, ओमान, सीरिया, बहरीन आदि देशों से भी था। व्यापार मुख्यतः कीमती पत्थरों, धातुओं, सीपियों आदि तक सीमित था। ठीक, सैंधव सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन है? लोथल है, रंगपुर है, सुतकांगडोर है, सुतकाको है, प्रभास पाटन आदि लोग। ठीक, उस समय के ये सब बंदरगाह हैं। सबसे फेमस बंदरगाह कौन सा था? ये लोथल सबसे फेमस था। अगला देख लीजिए। इस सभ्यता में, इस कौन? सिंधु
इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता। ठीक। सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल, ये प्रश्न पूछा हुआ है, सन जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र वाला, के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया था। ठीक। कौन किया था? दयाराम साहनी। महानिदेशक उसमें कौन था? जॉन मार्शल। सन कौन सा? 2021। ठीक। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। नोट: हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम 1826 ईसा पूर्व उल्लेख सर चार्ल्स मैसन ने किया था। ठीक। इसका जो उल्लेख है वो चार्ल्स मैसन ने किया था 1826 में। ये देखिए, सिंधु सभ्यता संबंधित महत्वपूर्ण स्थल और उसके खोज करता, ये भी जो है कि ये तो सबसे जरूरी है याद करना। हड़प्पा 1921 में हुई थी इसकी खुदाई और इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी। स्थल है मांटगोमरी, जिला पंजाब, पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो 1922 में राखाल दास बनर्जी, सिंध के लड़काना जिले, पाकिस्तान क्षेत्र। ठीक। सुतकांगडोर 1927 में RL स्टाइन ने बलूचिस्तान, पाकिस्तान में किया था। चन्हुदड़ो 1931 MG मजूमदार, सिंध, पाकिस्तान क्षेत्र। रंगपुर 1953 माधो स्वरूप वश, अहमदाबाद, काठियावाड़, ठीक, भारत में। अगला है रोपड़ 1953 में YD शर्मा, ये पंजाब, भारत में। ठीक। कालीबंगा 1953 ये घोष, गंगानगर, राजस्थान। लोथल 1955 से 63 SR राव, अहमदनगर, काठियावाड़। आलमगीरपुर 1958 यज्ञदत्त शर्मा, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। सुरकोटला यह 1972 से 75 जगपति जोशी, कच्छ, गुजरात। और है बनावली 1973 RS बिष्ट, हिसार, हरियाणा। धौलावीरा 1990 से 91 RS बिष्ट, कच्छ का रण, गुजरात में। राखीगढ़ी, इसका जो है सन और वो नहीं मिलता है, ये हरियाणा में। दैमाबाद 1974 से 79, अहमदनगर, महाराष्ट्र। ठीक। अब सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण, ठीक, ये भी देख लीजिए। देखिए यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है। रेडियो कार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया। कार्बन C क्या करता है कि ये तिथियों के बारे में जानकारी देता है कि कितना पुराना है। नवीनतम शोध के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में थी। ये बताया गया है नवीन शोध के अनुसार। ठीक। अब आगे देख लीजिए, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। जॉन मार्शल जो बताते हैं काल निर्धारण का समय, वो 2350 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। ठीक। और ये 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मैके बताते हैं 2800 से 2500 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स बताते हैं 3500 से 2700 ईसा पूर्व। CJ गैड जो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व बताते हैं। मार्टिमा व्हीलर जो है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। हेयर सर्विस जो है ये 2000 से 1500 ईसा पूर्व बताते हैं। ठीक, ये रहे ये लो। अब देखिए आगे, ये देख लीजिए सिंधु सभ्यता के विषय में। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः 6 प्रमुख नगर थे जो इस प्रकार, कौन कौन? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
गनेरीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। पूछेगा कितने प्रमुख नगर थे, तो वो कितने थे? 6 थे। ठीक, हो सकता है इनमें किसी का नाम भी उठा के दे दे। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, सर्वाधिक विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के निवासी पशुपति की पूजा अर्चना के लिए नियमों का क्रियान्वयन करते थे। ठीक, पशुपति की भी वो लोग पूजा करते थे और मातृ देवी की पूजा करते थे। मैं प्रश्न करवाया हूँ, उसमें भी इस पे चर्चा हुई है। ठीक, प्रश्न पूछा हुआ है। सिंधु सभ्यता के खोज निकालने में राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी नामक 2 भारतीय पुरातत्वविदों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मोहनजोदड़ो से विकसित अवस्थाओं में घरों के आंगनों से कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में हो गई चर्चा। लोथल से हाथी का दांत का पैमाना हड़प्पी सभ्यता में मिला है। ये प्रश्न देख लीजिएगा, जो है लोथल से हाथी के दांत मिले हैं। धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, आगे है कि हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु के अंकित मिले हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अभी सब के बारे में चर्चा हो गई है। ठीक, इस समय समझ ज़्यादा नहीं गंवाना है। देखिए ये सब भी हो गया है। ठीक, पीछे ये अगला देख लीजिए। इसमें हड़प्पा के सामान्य अवसर क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि 37 नाम दिया गया है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक, सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरे सर्वाधिक हड़प्पा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। सर्वाधिक हड़प्पा से मिले हैं। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग के टीलों को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है। और आगे देख लीजिए, मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हुदड़ो की सर्वप्रथम खोज 1931 ईस्वी में एमजी मजूमदार ने की थी। 1935 में इसका उत्खनन मैके ने किया था। ठीक, इसका चन्हुदड़ो का। अब ये भी देख लीजिए, यह सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा सभ्यता संस्कृति, जिसे झूकर संस्कृति और झागर संस्कृति कहते हैं, यह सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर संस्कृति और झागर संस्कृति कहते हैं, ये चीज याद करके रखिएगा। ठीक, के अवशेष मिले हैं। ठीक, चन्हुदड़ो से किसी भी प्रकार के दुर्ग के अस्तित्व नहीं मिला है। ठीक, चन्हुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है। पीछे बात इसके बारे में हो गई है। ठीक, और आगे देख लीजिए, अहमदाबाद जिले गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर एस आर राव ने 1957 में की थी। ठीक, किस पे? भोगवा नदी के तट पे इसकी खोज की थी। किसकी? लोथल की। ठीक, लोथल क्या है? बंदरगाह। लोथल सागर तट पर स्थित स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल की सबसे प्रमुख उपलब्धि जहाजों की गोदी थी। ठीक, किसकी? जहाजों की गोदी। यही पूछता है कि लोथल क्या है? बंदरगाह है। ठीक, कहाँ पे है? गुजरात में है। प्रश्न यही बनता है वहां से। लोथल से प्राप्त अवशेषों प्रमुख हैं जो बंदरगाह हैं, धान चावल है तथा बाजरे का साक्ष्य है, फारस की मुहर है, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियां। ठीक, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित एक प्राक हड़प्पा पुरा स्थल है जिसकी खोज एस घोष ने 1953 में की थी। अगला है कि कालीबंगा में प्राप्त सैंधव की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत की है। इसकी जूते हुए खेत की साक्ष्य कहाँ? कालीबंगा। ठीक, कालीबंगा में किसी भी प्रकार की जल विकास प्रणाली नहीं थी। कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों से पता चला है कि कच्चे ईंटों का प्रयोग होता था। कालीबंगा में किसका प्रयोग होता था? कच्चे ईंट का। ठीक, और आगे, कालीबंगा में 100 के अत्यस्वी संस्कार हेतु 3 विधियों पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण मिले। ठीक, बनावल नामक स्थान हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है जिसकी खोज 1973 में आर्य बिष्ट ने की थी।
और आगे देख लीजिए, सुरकोटदा सैंधव संस्कृति के पतन के काल के दृष्टिगत करता है। इस स्थल के अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थियां मिली हैं जो किसी भी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुई। सुरकोटदा से ही मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। ठीक, कहाँ से? सुरकोटदा से। कोटदी से प्राप्त प्रमुख अवशेष में वाड़ाग्र, कांस्य की चूड़ियां, धातु के उपकरण तथा हथियार आदि ये सब मिले हैं। अगला देख लीजिए, सैंधववासी कुबड़खाने साड़ वाले को विशेष रूप से पूजनीय मानते थे जो है, तथा ये लोग तलवार से अपरिचित थे। इन लोगों के पास तलवार नहीं था, लेकिन ये जो कुबड़ वाले साड़ है ना, इनको ये लोग अपना पूजनीय मानते थे जो है। ठीक, पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट किसको जुड़वा राजधानी कहा है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को प्रश्न पूछा हुआ है। नोट, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अभी इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। ठीक, चलिए सब पे समय नहीं गंवाना, जहाँ जहाँ देख लिए हम लोग। पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई थी। 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ, जिनकी चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता तथा भैंसा स्थित है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, सैंधवनगर नदी या सागर तट, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर, हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, रोपड़ सतलज नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, प्राचीन सरस्वती एवं दृश्यवती। ठीक, और लोथल भोगवा नदी, सुतकांगडोर दास्क नदी, बालाकोट बिंदार नदी, अरब सागर, सोतकाको सादिकौर अरब सागर, आलमगीर हिंडन नदी, रंगपुर मादर नदी, कोटदी सिंधु नदी के बाएं ओर, बनावली प्राचीन सरस्वती नदी, चन्हुदड़ो सिंधु नदी के बाएं पर, धौलावीरा मनहर तथा मानसर नदी के मध्य। ठीक, ये रहे कहाँ कहाँ पे वो हैं बोल। अब ये देख लीजिए, सिंधु सभ्यता के निर्माता और ये हैं विद्वान डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र आर्य, गार्डन चाइल्ड सुमेरियन, राखालदास बनर्जी द्रविड़, विलियर दस्यू एवं दास। अब ये हैं देखिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रसार के क्षेत्र कौन कौन है? वर्तमान क्षेत्र हड़प्पाई सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर या क्षेत्र, अफगानिस्तान, सोर्तुघई, बलूचिस्तान, सुतकांगेडोर, सोतकाको, बालकोट, डाबरकोट, ये सब थे। ठीक, वावल में कुडवाला थेर, गनेरीवाला, हकरा, गुजरात में कच्छ, देसलपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा, काठियावाड़, रंगपुर, रोजदी, लोथल, भगवतराव, प्रभास। गंगा यमुना के दोआब में आलमगीरपुर, मेरठ, हुलास, सहारनपुर। हरियाणा बनावली, मित्तालर, राखीगढ़ी, कुड़ाल। जम्मू कश्मीर में मांडा, चिनाब नदी। पंजाब में पश्चिमी पंजाब हड़प्पा, पूर्वी पंजाब रोपड़, बारा, संघोल। राजस्थान में कालीबंगा। ठीक, और सिंधु में मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, आमरी कोटजी, अली मुराद, रहमान डेरी और जुडेर जड़ो। यह है सैंधव सभ्यता में वस्तुओं का व्यापार तथा संबंधित क्षेत्र। देखिए, आय की गई वस्तु और स्थल एवं देश। सोना ये कहाँ से आयात किया जाता था? ठीक, ये किया जाता था अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिण भारत मतलब कोलार खान। ठीक, और चांदी अफगानिस्तान, ईरान, राजस्थान, तांबा राजस्थान के खेतड़ी और बलूचिस्तान। लाजवर्त, बैदरमणि, बदखसा अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया। शंख जो है वो सौराष्ट्र। फिरोजा हरितमणि ईरान, दक्षिण एशिया। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र।
नील रत्न बदख्शा अफगानिस्तान, हरित मणि दक्षिण भारत, ठीक। सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात, शंख एवं कौड़ियां सौराष्ट्र गुजरात दक्षिण भारत। ये देख लीजिए। सभ्यता के पतन के कारण तथा विभिन्न विद्वानों के अपने अपने मत, ठीक, कि इनका पतन कैसे हुआ। पतन के कारण क्या मिले हैं संबंधित विद्वान। आर्य आक्रमण मार्टी व्हीलर बताए हैं। नदी मार्ग का परिवर्तन लैम्ब्रिक मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, डेल्स काली घंगर नदी पर, माधव स्वरूप वश, ठीक। बरखित शुष्कता एवं घग्घा नदी का सूखना, ये कौन बताया है, डीपी अग्रवाल अमलानंद घोष। पारिस्थितिकी असंतुलन फेयर सर्विस, बाढ़ मैके चनुदड़ो, एस.आर. राव लोथल एवं भागवत राव मार्शल मोहनजोदड़ो। जलवायु परिवर्तन आर.एन. स्टाइन और अमला घोष बताए हैं। जल प्लावन एम.आर. साहनी राइक्स अमलानंद घोष बताए हैं। और यह है प्रशासनिक शिथिलता, यह है जॉन मार्शल बताए हैं। महामारी बीमारी KURD केनी जो है कालीबंगा लकवा रोग। भौतिक रासायन विस्फोट एम दिमिचित्र चेव, ठीक। अब प्राचीनतम, अभी प्राचीनतम में क्या क्या है थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। देखिए वेद कितने हैं, वो 4 हैं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं और सूक्त हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्थिति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन, अग्नि इंद्र और सोम, ठीक। देखिए अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम जो है एक पौधा है जिसमें एक खास पेय जो है बनाया जाता था, ठीक। ये हैं तीनों। चलिए अगला देखिए, संस्कृति और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीयनम भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। अगला है, एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो, ठीक। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों को भी भाषाएं बोली जाती हैं। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक, जो आज भी अभी चल रहा है, सब प्रचलित है। चलिए अगला देखिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्से में बोली जाने वाली भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। ये चीज़ याद करके रखिए कि ऑस्ट्रो एशियाटिक जो भाषा है वो झारखंड और मध्य भारत की हिस्से वाली हैं, और जो दक्षिण वाली हैं वो हैं टोटल द्रविड़ भाषा से बोले जाने वाली भी। आज भी जो है कि इस चीज़ को पढ़ाया जाता है ऐसे ही, ठीक। चलिए अगला देख लीजिए, ऋग्वेद, ठीक। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। ऋग का अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त। यह एक ऐसा ज्ञान वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है एवं ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। इस सब के बारे में तो बात हो गई है पिछले वाले में ही जो है, ठीक। यह है पूरा। और आगे ये वाला थोड़ा देख लीजिए कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशितकी, अथवा उनको संखायन बोलते हैं, ठीक। यजु का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकल्प किया जाता है, ठीक। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें यज्ञों के नियम के बारे में बताया गया है और विधि विधान के, ठीक। और ये देख लीजिए,
यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अर्घ्यु कहलाता है। इनके दो भाग हैं, कौन? शुक्ल यजुर एवं कृष्ण यजुर। शुक्ल यजुर में वाजस्नेही संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक। और ये है सामवेद। साम का मतलब होता है गान, ठीक। इसका मुख्यतः यज्ञों के अवसर में गाए जाने वाले मंत्रों के संग्रह से है, ठीक। जो पूछा हुआ, साम का मतलब क्या होता है? साम का मतलब होता है संगीत। अगला है, इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। साम वेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। साम के मंत्रों को गाने वाला उद्गातक कहलाता था, ठीक। अथर्ववेद की अगर बात करें तो इसकी रचना सबसे अंत में हुई है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा 600 मंत्र हैं। इसमें मौर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। ये देखिए, संहिता चारों वेदों का सम्मिलित रूप है। वेद अभी बात हो गई है। मैत्रेयी, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के सम्मिलित संग्रह हैं। उपनिषद कुल 100, प्रामाणिक जो है वो 12 हैं। वेदांग कुल 6 हैं, ठीक। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कल्प सूत्र क्या है? श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, ठीक। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। महाकाव्य, रामायण और महाभारत। पुराण की बात करें तो इनकी संख्या 18 है, ठीक। साम, यजुर, अथर्व ब्राह्मणों की रचना 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुति है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ठीक। अभी आगे देख लीजिए कि ऋग्वेद से संबंधित पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में सर्वप्रथम वर्ड शब्द का नामोल्लेख मिलता है। शुल्ब सूत्र में भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य के प्रमाण मिलते हैं। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या 33 थी। वेदों के कार्यात्मक हिस्से को संहिता कहा जाता था। युद्ध के लिए ऋग्वेद में गठिविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? गठिविष्ट शब्द का, ठीक। ये बन सकता है प्रश्न। ऋग्वेद में पेय पदार्थ सोम रस के लिए वनस्पति मुंजवन पर्वत से प्राप्त किया जाता था। उत्तराधिकार के प्रश्न पर दशराज युद्ध परुषणी रावी नदी के तट पर हुआ था। भारत कबीले ने जब वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया तब कबील के पुरोहित विश्वामित्र थे, ठीक, जिन्होंने बाद में दशरथ युद्ध के संपूर्ण संयंत्र का नेतृत्व किया था। प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर भारत कबीला सरस्वती एवं यमुना नदी के क्षेत्र में अवस्थित है। कहाँ पे? सरस्वती और यमुना नदी के। और आगे है, वैदिक काल में गाय को अघन्या न मारे जाने का वाला कहा गया था। ये पूछा हुआ प्रश्न में। वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? तो अघन्या कहा जाता था। अद्वैत काल की अनुभूति उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया, ठीक। आगे देख लीजिए, रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान बीबी लाल द्वारा की गई। ऋग्वेद देवताओं का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में मिलता है। ऋग्वेद काल में अश्वत्थ वृक्ष पीपल को कहा जाता था। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ठीक। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सभी सूक्त सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संख्या विदत, ये विदत पूछा हुआ, ठीक। अथर्ववेद में सभा एवं समिति रूप सभ्यता को प्रजापति के 2 महत्वपूर्ण अंग कहा गया है, ठीक। आगे है कि ऋग्वैदिक युग की सर्वप्रथम प्राचीन संस्था विदय में स्त्रियों को भाग लेने की अनुमति थी। 10 राजाओं के युद्ध का विजय राजा सुदास त्रिशु जन से संबंधित है। वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवाद के लिए गार्गी एवं कुशलावक्ता थी। अपाला नामक विदुषी स्त्री का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और आगे अगर हम बात करें तो बृहदारण्यक
उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता, कौन? नचिकेता और यज्ञ का संवाद कठोपनिषद वर्णित है। ठीक। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का वर्णन कहाँ मिलता है? जपालोपनिषद में। ये प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जपालोपनिषद में चारों आश्रमों का नाम मिलता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है ऋग्वेद काल में निष्क नामक अलंकरण आभूषण गले से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक प्रवाहन जारवाल गायत्री मंत्र सविता को संबोधित है। गायत्री मंत्र किसको संबोधित है? तो सविता को संबोधित है। ठीक। अगला है कि ऋग्वेद आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा कैसी थी? तो संस्कृत थी। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता है। ठीक, महाभारत का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता है। ठीक, पूछा हुआ है। अगला है कि वेदांग के 3 मुख्य स्तंभ उपनिषद, भगवत गीता एवं ब्रह्मसूत्र हैं। तीनों को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता था। लोग सोच रहे हो कि क्या क्या ये पढ़ रहा है। नहीं, यही सब तो है मेन पॉइंट जो आप लोगों को बता रहा हूँ, इसीलिए पूरा पढ़ के निकालना पड़ता है ना। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। छंदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद के संहिताओं से है। किससे है? सामवेद से। ठीक, सामवेद से है। अब आगे देख लीजिए, रचयिता, मंडल और तथ्य। प्रथम मंडल में कुछ नहीं मिलता है। द्वितीय मंडल में ग्रीष्य, मध्भार्गव, कृषि के महत्व के 3 शब्द उर्दर, धान्य, विपंती, ये मिलता है। तृतीय मंडल विश्वामित्र का सावित्री को समर्पित है, जिसमें गायत्री मंत्र है। ठीक, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में है? तीसरे। चतुर्मंडल वासमेव, वामदेव, अंगिरस, कृषि, पवित्र, घोड़ा का उल्लेख है। पंचम मंडल अग्नि, षष्ठम जो भारद्वाज, हरिपुरिया का हड़प्पा। सप्तम मंडल वशिष्ठ, दर्शन, दशराज युद्ध का वर्णन वरुण को समर्पित। अगला है अष्टम मंडल जो है कण्व एवं अंगिरस, महिलाओं द्वारा मंत्रों की रचना। नवम मंडल सोम को समर्पित। दसम मंडल विवाह सूक्त, देवी सूक्त, नासदी सूक्त, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त। ठीक, अगला है वेद विशेष संदर्भ। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्रोत एवं करकांड, सामवेद संगीतमय स्रोत, अथर्ववेद तंत्रमय एवं वशीकरण। ठीक, और आगे अब ज्यादा नहीं है। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। पूछेगा इसका जो है कि क्रम, तो सबसे पहले है वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, ये जो है चारों जो है आश्रम है। ठीक, 4 आश्रमों के नाम है। ठीक, और ये वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। और आगे देख लीजिए, लोपामुद्रा वह ब्रह्मावादिनी जिसने वेद मंत्रों की रचना की थी। ये लोग शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। ठीक, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। किसमें? वैदिक युग में वंश प्रणाली थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्नि से संबंधित है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक, पुराणों की संख्या 18, नक्षत्र की संख्या पूछे तो 27। ठीक, वेदों की संख्या 4 जानी गए हैं। आगे देख लीजिए, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु वासुकी नामक सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। कौन? वासुकी नामक सर्प, जो वो रस्सी के रूप में अपने आप को जो है प्रस्तुत किया था। और अगला है कि ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग
पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आगे है कि चांदी का प्रथम बार उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। विदुषी महिलाओं को ऋग वैदिक काल में ऋषिका अथवा ब्रह्मवादिन कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण ऋषिका लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विपाशा तथा मुदगल लानी थी। ये पूछा हुआ है उस समय की ऋषिका कौन कौन थी, तो लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विपाशा और मुदगलानी। चलिए अगला देखिए। अगला है गंगा जमुना घाटी के अंदर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी चित्रित धूसर मृत भांडों द्वारा की जा सकती है। ठीक, उत्तर वैदिक काल से ही ऐसे ही मूर्ति पूजा प्रारंभ हुआ। क्रमबद्ध रूप से सर्वप्रथम राज तत्व का सिद्धांत, राजा के पद का जन्म का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक, प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ से। अगला है कि राजा को दैव पद उत्तर वैदिक काल से दिया जाने वाला लगा। 24 बैलों से खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख काठक संहिता से मिलता है। विवाह प्रथा का जन्मदाता दीर्घात्मा ऋषि को माना जाता है। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों की तुलना मंदिरा एवं पाशा से की गई है। ठीक, आगे है मूलतः 7 गोत्र हैं जो इस प्रकार हैं: कश्यप, भारद्वाज, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, विश्वामित्र तथा गौतम। ऋग्वेद की 3 शाखाएं इस प्रकार हैं: साकल, बाष्कल, बालखिल। अगला वेदांग शिक्षा संबंधित विषय और अंग। शिक्षा स्वर ज्ञान, वेद की नाक। कल्प जो है यज्ञ विज्ञान है, वेद का हाथ है। व्याकरण जो है वो व्याकरण है, वेद का मुख है। निरुक्त जो है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र है, वेद का स्रोत है। और छंद जो है छंद ज्ञान है, वेद के पार मतलब पैद है। ठीक, ज्योतिष खगोल विज्ञान है, वेद के नेत्र हैं। ये सब आगे है वैदिक पदावली और अर्थ। मुनि पावन पुरुष को निशब्द रहता है। उद्गात्री सामवेद का ज्ञाता। पुरुष आद्य पुरुष। आर्यमणि विवाह का संरक्षक। ठीक, आगे है प्रमुख दर्शक एवं उनके रचयिता। देखिए चारवाक जो है इसके चारवाक हैं। सांख्य के कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं और न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादराय, ब्रह्मसूत्र और वैशेषिक के कड़ाद या उलूक। ठीक, अगला देख लीजिए वेदों से संबंधित उपवेद। अब उपवेद कौन कौन है देखिए। ऋग्वेद इसका उपवेद आयुर्वेद। रचनाकार धन्वंतरी, चिकित्सा से संबंधित है। प्रश्न पूछा हुआ धन्वंतरी किससे संबंधित है? चिकित्सा से। ठीक, सामवेद गंधर्ववेद, इसके भरत मुनि है, संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद है धनुर्वेद। विश्वामित्र युद्ध कला से संबंधित है। अथर्ववेद इसे शिल्प वेद कहा जाता है, इसका उपवेद है। विश्वामित्र स्थापत्य से संबंधित है। ठीक, विश्वकर्मा स्थापत्य से संबंधित है। अगला देख लीजिए वेदों का विभाजन। वेद ब्राह्मण उपनिषद। ऋग्वेद में है ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। उपनिषद में ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। सामवेद में है पंचवीस, षड्वीस, जैमिनी, छांदोग्य और ये छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद में आता है। ठीक, और ये है वेद शाखाएं ब्राह्मण उपनिषद। ठीक, थोड़ा सा देख लीजिए इसको भी। इसमें जो है कृष्ण यजुर्वेद ग्रंथ, तैत्रीय, मैत्राणी, काठक, काफिस्टल। तैत्रीय ब्राह्मण, इसमें तैत्रीय उपनिषद, मैत्राणी, काठक, श्वेताश्वर। ठीक, अगला देख लीजिए शुक्ल यजुर्वेद में वाजस्नेयी, शतपथ ब्राह्मण, बृहदत्त उपनिषद, ईशा उपनिषद। ठीक, और अथर्ववेद ब्राह्मण में शौनक ब्राह्मण, पिल्लाद, गोपथ ब्राह्मण, मुंडक उपनिषद, मांडक उपनिषद,
प्रश्न उपनिषद। अब यह है कृषि एवं पशुपालन, ये भी देख लीजिए। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह ऐस एवं कृषि शब्द का प्रयोग हुआ है। अंतर्जनी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए थे। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। ठीक। अगला है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुनाई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में पृथुवैन्य को हल एवं कृषि का आविष्कार कहा गया है। ठीक। पशुपालन का महत्व कायम था। गाय और घोड़ा अभी भी आर्यों के लिए उपयोगी थे। ठीक। और वैदिक साहित्य से पता चलता है कि लोग देवताओं से पशु की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे कि हमारे पास पशु अधिक हो। पशु ही धन थे पहले उन लोगों के। आगे देखिए, यो मतलब गौ होता है, ब्रीहिवी मतलब धान, माड़ मतलब उड़द, गुदक मतलब मूंग, गोधु मतलब गेहूं, मसूर आदि खाद्यान्न का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। ये सब नाम दे दे के पूछता है, इसका सही नाम इस समय क्या है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचने का उल्लेख मिलता है। वाणिज्य व्यापार की अगर हम बात करें, देखिए उत्तर वैदिक काल में जीवन में स्थिरता आ जाने के बाद वाणिज्य में व्यापार का तीव्र गति से विकास हुआ है। इस काल के आर्य सामुद्रिक व्यापार से परिचित हो चुके थे। किससे? समुद्रिक व्यापारी के लोग करते थे। शतपथ ब्राह्मण में वाणिज्य व्यापार और सूद पर रुपये देने वाले बोहरे का उल्लेख मिलता है। किसका? बोहरे। अगला है कि उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में या व्यापार में वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। निष्क, शतमान, कृषण और पाद मुद्रा के प्रकार थे। आगे और बात कर लीजिए। ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लिखित श्रेष्ठी तथा वाजसेयी संहिता में उल्लिखित गढ़ या गणपति शब्द का प्रयोग संभवतः व्यापारिक संगठन के लिए किया गया है। स्वर्ण तथा लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्य टीन, तांबा, चांदी और शीशा से भी परिचित हो चुके थे। ये देख लीजिए, उद्योग एवं व्यवसाय। इसमें क्या है? उद्योग और विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उदय उत्तर वैदिक काल अर्थव्यवस्था की अन्य विशेषता थी। वाजसेयी संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। ठीक। और आगे बात करें तो उत्तर वैदिक काल में अनेक व्यवसायों के विवरण मिलते हैं, जिसमें धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक। इसमें उत्तर वैदिक काल इस काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। उड़, ऊन, सज, सन का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। और है, बुनाई का काम बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः यह काम स्त्रियां करती थीं। रंगसाजी एवं कढ़ाई का काम भी स्त्रियां करती थीं। सिलाई हेतु सूची यानी सुई का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में मृद भात निर्माण कार्य भी व्यवसाय रूप ले चुका था। इस काल के लोगों में लाल मृद भात अधिक प्रचलित था। ठीक। और आगे है, धातु शिल्प उद्योग बन चुका था। इस युग में धातु गलने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण व वस्तुएं बनाई जाती थी। ये रहा आज का पूरा मामला। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।